कल हमने ब्लड की एक क्लास पढ़ ली थी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसके बाद में आज आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहला मैंने क्वेश्चन करवाया था, वो करवाया था कि ब्लड क्या है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या बताया था दोस्तों मैंने? कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। दोस्तों, इन तीन शब्दों पर मैंने करीबन कम से कम 10 मिनट तक चर्चा की थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाओ पिछली वीडियो को देखो। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो दोस्तों, उसका आंसर था हेमेटोलॉजी। उसके साथ में दोस्तों मैंने न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और हिपेटोलॉजी बताई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि मानव शरीर में, स्वस्थ मानव में ब्लड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो स्वस्थ मानव में जो ब्लड की मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होती है। जबकि महिला की बात की जाए तो महिला में क्या होता है दोस्तों कि पुरुषों की बजाय महिलाओं में थोड़ा सा भार कम होता है। इस कारण महिलाओं में जो ब्लड की मात्रा होती है वो करीबन आधा लीटर कम होती है। जब मैं कह सकता हूँ कि 4 से 5 लीटर महिलाओं में ब्लड की मात्रा होती है स्वस्थ महिला में। फिर दोस्तों, मैंने अगली बात की थी कि जो व्यक्ति का जो वजन होता है उस वजन का 7% मानव में ब्लड होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का भार 300 ग्राम का है, 300 किलो का कोई व्यक्ति है, अगर इसमें रक्त की मात्रा मापी जाए तो दोस्तों इसका 7% होगा, करीबन 21%, जो कि मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था। बात आ गई समझ में। फिर अगला क्वेश्चन था कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड का जो पीएच मान था दोस्तों वो लगभग 7.4 था। लगभग नहीं, एक्यूरेट दोस्तों कितना था? 7.4 था। और 7.4 में मैंने आपको सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों पीएच स्केल की खोज की थी सन 1909 में। उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 7 के बीच में जो आता है वो अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से लेकर के 14 के बीच में क्षारीय आता है, क्षारीय होता है दोस्तों, क्षारीय विलयन होता है। जो ब्लड की जो प्रकृति है वो दुर्बल क्षारीय थी। मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा बहुत ही आपको अच्छे से समझाया था। यहां तक दोस्तों हमने कल बात कर ली थी। अब आज चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड का रंग कैसा होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, आप जानते भी हो कि जो ब्लड का रंग होता है वो होता है लाल। मेरे भाई, लाल तो होता है, लेकिन किसकी वजह से होता है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछूं कि ब्लड का रंग लाल किस वर्णक की वजह से होता है, और हमेशा ध्यान रखना, जब किसी का भी रंग, विज्ञान में जब किसी का भी रंग आता है दोस्तों कि रंग किस वर्ण है, तो किसी न किसी उस रंग के पीछे किसी न किसी वर्णक का हाथ होता है। जैसे दोस्तों, ब्लड का रंग लाल होता है तो लाल किस वर्णक की वजह से होता है? ये ब्लड का जो लाल रंग है, ये लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में हिमवर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिमवर्णक। दोस्तों, इस हिमवर्णक की वजह से जो ब्लड का लाल रंग होता है, इस हिमवर्णक की वजह से ही ब्लड का कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। बात क्लियर है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ब्लड का रंग कैसा होता है। तो ब्लड का जो रंग होता है वो होता है लाल, और किस वर्णक की वजह से होता है? तो वो वर्णक का नाम है हिमवर्णक की वजह से होता है। ये हिमवर्णक कहाँ से प्राप्त हुआ? अपन को हीमोग्लोबिन से प्राप्त होता है। बात क्लियर है? ये था अपना पहला क्वेश्चन आज का कि ब्लड का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। किस वर्णक की वजह से होता है? तो हिम वर्णक की वजह से होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का सेकंड क्वेश्चन है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है, जो कि मैंने कंकाल तंत्र में पढ़ाई थी, एक एक हड्डी गिनाई थी। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है दोस्तों, जिसमें से 150 से लेकर के लगभग 160 अस्थि में ब्लड का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वह हड्डी
जिनका आकार थोड़ा बड़ा हो, थोड़ी लंबी हो, उन हड्डियों में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई हड्डी है, जैसे ये हड्डी है, ठीक है, इन हड्डियों में अस्थि मज्जा बोन मेरो भरा रहता है। और दोस्तों ये अस्थि मज्जा होता है, ये अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, प्लाज्मा का निर्माण होता है और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। बात क्लियर है? जो हड्डी होती है दोस्तों, जो लंबी हड्डी होती है, उन हड्डियों में क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम है दोस्तों अस्थि मज्जा। क्या नाम है? अस्थि मज्जा। हड्डियों में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम है अस्थि मज्जा। क्या नाम है? अस्थि मज्जा। इसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बोन मैरो। इस अस्थि मज्जा में आरबीसी उपस्थित होती है, डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है, प्लाज्मा उपस्थित होता है, प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रक्त बना होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का से मिलकर के बना होता है। जो रक्त किस किस से मिलकर बना होता है दोस्तों? आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट्स से और प्लाज्मा से मिलकर के रक्त बना होता है। अगर दोस्तों, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो दोस्तों ब्लड का निर्माण हड्डियों में उपस्थित एक द्रव भरा रहता है, उसे कहते हैं अस्थि मज्जा। इस अस्थि मज्जा से ही दोस्तों ब्लड का निर्माण होता है। बात क्लियर है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन क्या था कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है ये। और दोस्तों इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो कि रक्त के भाग है, ये पाए जाते हैं। तो ये बात क्लियर है। लगभग दोस्तों 206 हड्डी होती है हमारे शरीर में, जिनमें से 150 से लेकर के 160 हड्डियां ब्लड का निर्माण करती है। 150 से लेकर के 160 हड्डियां ब्लड का निर्माण करती है। बात क्लियर है दोस्तों? ये थे कुछ ब्लड से संबंधित, कुछ रक्त से संबंधित, कुछ रुधिर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल हमें पता भी होना चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ब्लड की संरचना। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम ब्लड की संरचना। हेडिंग लगा लीजिए आप, ब्लड की संरचना। दोस्तों मैंने बताया था कि ब्लड को रुधिर, रक्त या खून भी कहते हैं। और दोस्तों इस ब्लड को हम दो पार्टों में विभक्त करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो दो पार्टों में विभक्त होता है, एक होता है द्रव अवस्था में, एक होता है ठोस अवस्था में। दोस्तों जो द्रव अवस्था में होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। और एक पार्ट होता है दोस्तों ठोस। एक पार्ट कौन सा होता है? ठोस, जो लगभग दोस्तों ब्लड का 45% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 45% होता है। और इसे कहा जाता है दोस्तों रक्त कणिकाएं। बात क्लियर है? एक बार और बता देता हूं दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है द्रव अवस्था में, एक होता है ठोस अवस्था। दोस्तों जो द्रव अवस्था में होता है वो लगभग 55% होता है और उसका नाम है प्लाज्मा। उसका क्या नाम है? प्लाज्मा। और दोस्तों दूसरा होता है ठोस भाग। ठोस भाग लगभग ब्लड का 45% होता है और दोस्तों उसका नाम है रक्त कणिका। क्या नाम है? रक्त कणिका। अब दोस्तों इन रक्त कणिकाओं को तीन पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है आरबीसी, नंबर 2 पर है डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 पर है प्लेटलेट्स। दोस्तों आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। सबसे पहले मैं अगर आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी को कहा जाता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। बात क्लियर है दोस्तों? आरबीसी को लाल रक्त कणिकाओं के अलावा एक लैटिन भाषा का एक शब्द और है, वो क्या है? वो है इरिथोसाइट। वो कौन सा है दोस्तों? इरिथोसाइट। दोस्तों यहां पर जो इरिथो है इसका मतलब होता है दोस्तों लाल। और दोस्तों जो साइट है, इस साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका। बात क्लियर है दोस्तों? मैंने सबसे पहले बताया कि जो रक्त कणिका होती है, रक्त कणिका का पहला पार्ट होता है आरबीसी, और आरबीसी को दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं।
और दोस्तों इसका एक लैटिन भाषा में एक नाम और होता है, उसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका। बस अभी तो इस बात का ध्यान रखना। फिर जब आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी की। दोस्तों डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। और दोस्तों इसका एक लैटिन भाषा में एक शब्द और है, एक नाम और है दोस्तों। आजकल क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं पूछी जाती दोस्तों। इनका जो लैटिन भाषा में शब्द है, या मैं कह सकता हूँ कि रासायनिक भाषा में जो शब्द है, रासायनिक जो नाम है दोस्तों, जैसे कि इरिथ्रोसाइट हो गया दोस्तों। इरिथ्रोसाइट किसका नाम था? लाल रक्त कणिकाओं का। जैसे कि ल्यूकोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट किसका नाम है? डब्ल्यूबीसी का नाम है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों श्वेत, और दोस्तों साइट का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का एक नाम क्या हो गया? श्वेत रक्त कणिका है, और एक दूसरा लैटिन भाषा का जो शब्द है, या मैं कहूँ दोस्तों कि जो रासायनिक नाम है वो क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पे है श्वेत, और साइट का मतलब है दोस्तों कोशिका, श्वेत कोशिका एंड डब्ल्यूबीसी। बात क्लियर है? दो नाम आपको क्लियर हो गए, आरबीसी का लाल रक्त कणिका एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दोस्तों प्लेटलेट, सॉरी डब्ल्यूबीसी का जो है वो है सफेद रक्त, श्वेत रक्त कणिका है, या फिर दोस्तों है ल्यूकोसाइट। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स की। दोस्तों प्लेटलेट्स का जो हिंदी नाम है वो है विम्बाणु। क्या नाम है? विम्बाणु। और दोस्तों इसका जो लैटिन भाषा का जो शब्द है वो है थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों अब बात आती है कि ये थ्रोम्बो का मतलब यहाँ पे क्या होता है। दोस्तों थ्रोम्बो का मतलब होता है जो प्लेटलेट्स होता है ना, इसमें ये दोस्तों प्लेटलेट्स का जो कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, जब प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगा दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेटलेट्स का जो मतलब प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है दोस्तों वो ये होता है कि रक्त का थक्का बनाने में ये क्या करता है, सहायता करता है। जब हमें चोट लग जाती है दोस्तों तो खून बहता रहता है, तो उस टाइम में क्या होता है दोस्तों, कुछ प्रोटीन होती है जो कि रक्त में पाई जाती है। ये प्लेटलेट्स भी यही काम करता है कि रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है। बस अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आती है, मैं कर रहा था कि थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है और साइट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो थ्रोम्बो है, थ्रोम्बो का मतलब होता है, थ्रोम्बो का मतलब होता है रक्त का थक्का बनाने वाली। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने वाली। और साइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोशिका। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए दोस्तों मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन आपको बस सुनना है और आपने कॉपी में नोट करना है। थ्रोम्बो का मतलब होता है रक्त का थक्का बनाने वाली, और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका। बात क्लियर है? मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अभी जानकारी के लिए मैंने बता दी। जब अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी आपको ध्यान रखना है, ब्लड की संरचना हम पढ़ रहे हैं। ब्लड की संरचना के दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक होता है ठोस भाग और एक होता है द्रव भाग। फिर बता देता हूँ दोस्तों, जो द्रव पार्ट होता है दोस्तों वो लगभग 55% होता है, और उसका नाम है प्लाज्मा। एक होता है दोस्तों ठोस भाग, एक होता है ठोस भाग। ठोस भाग ब्लड का लगभग दोस्तों 45%, ब्लड का 45% होता है, और उसका नाम है रक्त कणिकाएं। दोस्तों रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। बात क्लियर है? जी हाँ दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर पढ़ेंगे अपन प्लेटलेट्स। पहले किसको पढ़ लेते हैं? प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा का पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। दोस्तों प्लाज्मा से किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस का लेवल की बात की जाए तो जनरल साइंस में आपको प्लाज्मा से बाहर, दोस्तों जनरल साइंस की बात करूं मैं तो जनरल साइंस में 9th और 10th जो एनसीईआरटी होती है दोस्तों वो सिलेबस आता है। लेकिन मैं 9th और 10th को क्लियर करके ना करके दोस्तों आपको 11th एनसीईआरटी दोस्तों वहां तक समझा रहा हूँ। वहां दोस्तों जो आपका लेवल है वहां तक मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। विश्वास रखिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा की। प्लाज्मा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ब्लड का सर्वाधिक भाग होता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था
कि जो ब्लड होता है 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कणिकाएं होती है। दोस्तों जो ब्लड का जो सर्वाधिक भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और कितना प्रतिशत होता है ये? 55% होता है। बात क्लियर है? हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ कि ब्लड का सर्वाधिक भाग लगभग 55% और किसको होता है? प्लाज्मा को होता है। क्योंकि दोस्तों ऊपर ने पढ़ा था कि जो रक्त होता है इसके चार ही, इसमें दो ही चीज होती है, एक तो होती है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिका। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, जो रक्त कणिका होती है दोस्तों वो 45% होती है। तो ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन सा हो गया? प्लाज्मा हो गया। कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? वही क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा का रंग। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आपने कहा था लाल होता है। किस वर्णक की वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन में एक वर्णक पाया जाता है हिम वर्णक, उस हिम वर्णक की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब बात आती है दोस्तों प्लाज्मा का रंग कैसा होता है और किस वर्णक की वजह से होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्लाज्मा का रंग होता है वो होता है हल्का पीला। कौन सा होता है? हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। और दोस्तों साथ ही साथ में क्षारीय भी होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हल्का पीला किस वर्णक की वजह से होता है। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि हमारा जो लीवर है, जब हम लीवर पढ़ेंगे, जब आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी जानकारी के लिए आपको अभी ध्यान रखना है कि जो लीवर होता है, इस लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। इस लीवर में किसका निर्माण होता है दोस्तों? इस लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। और पित्तरस में दोस्तों दो वर्णक उपस्थित होते हैं। दो वर्णक उपस्थित होते हैं। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है और दोस्तों जो पित्तरस है इसमें दो वर्णक का निर्माण होता है। वो दो वर्णक कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। एक है बिलीरुबिन, एक है दोस्तों बिलीरुबिन और एक है दोस्तों बिलीवर्डिन। एक है दोस्तों बिलीरुबिन, एक है बिलीवर्डिन। एक है दोस्तों बिलीरुबिन, एक है बिलीवर्डिन। लीवर में दोस्तों पित्तरस का निर्माण होता है और पित्तरस में दो वर्णक उपस्थित होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे जो प्लाज्मा का रंग जो हल्का पीला होता है ये किस वर्णक की वजह से होता है। तो दोस्तों जो बिलीरुबिन जो वर्णक होता है, बिलीरुबिन किस वर्णक की वजह से होता है दोस्तों? बिलीरुबिन वर्णक की वजह से प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है। बात क्लियर है? और ये बिलीरुबिन कहां से आया, बिलीवर्डिन कहां से आया? तो लीवर में उपस्थित दोस्तों, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है और इस पित्तरस में दो वर्णक पाए जाते हैं दोस्तों। एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। अब दोस्तों ये पित्तरस क्या होता है? हमारे ब्लड में बहता रहता है, ब्लड के साथ में बहता रहता है, यानी ब्लड में उपस्थित होता है पित्तरस। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्लड में भी पित्तरस उपस्थित होता है। और दोस्तों जब ये बिलीरुबिन है, दोस्तों जब ये बिलीरुबिन है, ये जो बिलीरुबिन है, जो ये बिलीरुबिन है दोस्तों, जो ये बिलीरुबिन है, इस बिलीरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाए, अगर बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है दोस्तों, तो एक रोग हो जाता है हमारे शरीर में, पीलिया या जॉन्डिस रोग कहते हैं दोस्तों से। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? पीलिया। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? पीलिया रोग हो जाता है। बिलीरुबिन दोस्तों जो पित्तरस में उपस्थित होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इस बिलीरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाती है दोस्तों, तो एक रोग हो जाता है पीलिया। इस पीलिया रोग में होता क्या है दोस्तों? हमारे नाखून, हमारी आंख, हमारा शरीर पीला होता चला जाता है। पीला हमारा शरीर, हमारे नाखून पीले दिखने लग जाते हैं, हमारी आंख भी, हमारी आंखों में भी दोस्तों पीलापन आ जाता है। दोस्तों ये भी एक खतरनाक बीमारी होती है। तो ध्यान रखना, ये पीलिया जो बीमारी होती है किस वर्णक की वजह से होती है? बिलीरुबिन वर्णक की वजह से होती है। बिलीरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाती है दोस्तों, जो बिलीरुबिन वर्णक है, इस बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। बात क्लियर है दोस्तों? बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाए तो पीलिया रोग हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी दोबारा मैं रिवीजन करा देता हूँ कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है दोस्तों लीवर में उपस्थित, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। इस पित्तरस में दो वर्णक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है बिलीरुबिन, एक पाया जाता है बिलीवर्डिन।
तो बिलीरुबिन यहाँ से होता है। बात क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं आगे। समझ में आया कि पीलिया रोग किसकी कमी से होता है, किसकी अधिकता से होता है? तो बिलीरुबिन वर्णक की अधिकता से रक्त में पीलिया या जॉन्डिस रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों प्लाज्मा में जल कितना होता है? दोस्तों जो प्लाज्मा में जो जल होता है वो होता है 90 से 92%। 90 से 92% होता है। इससे पहले दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो पीलिया की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कौन सी होती है? क्षारीय होती है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। जो प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो बात ध्यान रखना, जो पीलिया होता है वो हल्का पीला रंग का क्षारीय प्रकृति का होता है। बात कर रहा हूं दोस्तों प्लाज्मा में जल कितना होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। दोस्तों जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में 55% तो था प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में 90 से जो 92% है दोस्तों वो है जल। क्या है? जल है। बात क्लियर है? और दोस्तों 8 से 10% क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। दोस्तों कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक क्या है? दोस्तों जरूरी नहीं है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का ही उपयोग किया जाए, कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों जब हम कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, जब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है, अकार्बनिक यौगिक होता क्या है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिक में दोस्तों जो रक्त होता है, इस रक्त में जो कार्बनिक यौगिक का जो पार्ट है उसमें क्या उपस्थित होती है? एक होती है प्रोटीन, और दोस्तों लगभग 1% ग्लूकोज उपस्थित होता है। रक्त का जो प्लाज्मा पार्ट है, इस प्लाज्मा वाले भाग में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों 8 से 10%। इनमें दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक का जो भाग है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है? एक होती है प्रोटीन और लगभग 1% दोस्तों ग्लूकोज उपस्थित होता है। बात क्लियर है? अगर मैं अकार्बनिक वाले भाग की बात करूं दोस्तों, तो अकार्बनिक वाले भाग में दोस्तों कुछ आयन उपस्थित होते हैं। वो आयन कौन कौन से हैं? जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। कौन कौन से यौगिक उपस्थित होते हैं दोस्तों? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। दोस्तों ये कुछ यौगिक पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों उसमें प्रोटीन उपस्थित होती है, लगभग 1% ग्लूकोज उपस्थित होता है, जो कि 8 से 10% वाले पार्ट में आता है। क्योंकि प्लाज्मा में मैंने बताया था 90 से 92% जल पाया जाता है, 8 से 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक वाला जो पार्ट है उसमें क्या आता है दोस्तों? प्रोटीन आती है, 1% ग्लूकोज आता है। जबकि अकार्बनिक यौगिक की बात की जाए दोस्तों, तो अकार्बनिक यौगिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कुछ आयन है, वो ये आयन अकार्बनिक यौगिक में रखे गए हैं। अब दोस्तों यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लाज्मा से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दोस्तों 4 प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। एक पाई जाती है प्रोथ्रोम्बिन, एक पाई जाती है फाइब्रिनोजन, एक पाई जाती है ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन है दोस्तों, ये ग्लोब्यूलिन है। कौन सी है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। और एक पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन। दोस्तों अब इनके कार्य पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन का क्या क्या कार्य है। तो ध्यान रखना, जो प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन सी प्रोटीन होती है और ऑप्शन में आ जाए, जैसे कि दोस्तों ऑप्शन में चारों ही प्रोटीन आ जाए, मैं तो आपको 2 प्रोटीन बता रहा हूं कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। लेकिन जब दोस्तों चारों ही ऑप्शन हो जाए तो आपको कौन सा एग्जाम में कौन सा ऑप्शन करना है? दोस्तों पटवार में एक क्वेश्चन आया था, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है। तो दोस्तों जब आपको आंसर देना है वो कौन सा देना है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है दोस्तों, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। बात क्लियर है दोस्तों? 2 प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, दोनों प्रोटीन का जो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। लेकिन जब एग्जाम में दोस्तों अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो उसमें आपको फाइब्रिनोजन प्रोटीन ही आंसर देना है। बात क्लियर है? अब चलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन की। दोस्तों जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है हमारी, जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है इसका कार्य क्या है? दोस्तों ये पटवारी में क्वेश्चन आया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता
पैदा करने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली प्रोटीन, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो दोस्तों ये प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूबिन नहीं है दोस्तों, ग्लोब्यूलिन है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। तो दोस्तों ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का जो कार्य है वो क्या है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एनर्जी उत्पन्न करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था कि निम्न में से कौन सी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सहायक होती है? दोस्तों ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का नाम पूछ लिया, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है 3 प्रकार की होती है, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। तो दोस्तों इतना अंदर से इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया, तो दोस्तों इसका जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो आंसर नहीं दे पाए। दोस्तों मैं आपको फिर भी इस लेवल तक लेके जा रहा हूं, तो आप विश्वास रखिए, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा और विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों अब बात आती है, टॉपिक पे चलता हूं कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सहायक होती है? तो दोस्तों जो गामा जो प्रोटीन होती है, गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता करने में सहायक होती है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है ये अंडे में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अंडे में भी पाई जाती है। और दोस्तों प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली जो प्रोटीन है दोस्तों वो यही है, सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों प्लाज्मा में, वो यही प्रोटीन है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास दोस्तों अब पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद दोस्तों।